दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लगाया अटकलों पर विराम, कहा नीतीश के नेतृत्व में बिहार में करेंगे विकास के काम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच हुए बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न बुधवार को पार्टी कार्यालय में मनाया गया और इस जश्न में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम केंद्रीय मंत्रियों सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में देश की जनता को धन्यवाद देते हुए विकास के कामों को करते रहने की प्रतिबद्धता भी जताई है। आपको बता दें पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को मतदान करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन यह प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। इसलिए इस चुनाव को शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मैं चुनाव आयोग, सुरक्षा बल और देश की जनता को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इन चुनाव नतीजों में भाजपा को नहीं, एनडीए को अपार समर्थन मिला है। इसके लिए भाजपा और एनडीए के लाखों कार्यकर्ताओं को जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है। भाजपा प्रमुख को जीत की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने खुद कई बार ताली बजाई और कार्यकर्ताओं से उनके समर्थन में नारे लगवाए। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे ये उसका व्यापक विस्तार है। उन्होंने कहा कि भाजपा को देश की चारों दिशाओं के राज्यों में सफलता मिली। भाजपा ही एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसका परचम नागरिकों ने पूरे देश में फहराया है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि जीत के बाद नीतीश कुमार बोले, कहा जनता मालिक है, सहयोग के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम एनडीए के लिहाज से अच्छे रहे, लेकिन इस बार जेडीयू को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद भी एनडीए ने 125 सीटों पर जीत दर्ज कर फिर से सरकार बनाने का बहुमत पार कर लिया है। इस बीच बिहार में नई सरकार बनने की कवायद भी तेज हो गई है। और वहीं महागठबंधन से जोरदार टक्कर के बाद मिली जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्य की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने लिखा कि जनता मालिक है। उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी को मिल रहे उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तलोजा जेल से रिहा किए गए अर्नब गोस्वामी। जी हां, आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की अंतिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई और कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को रिहाई दे दी। कोर्ट के आदेश के बाद अर्नब को तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहाई के बाद अर्नब के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। दरअसल बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि हम एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर राज्य सरकारें किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट करती हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत की मांग ठुकराना गलत था। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इस सब अर्नब के टीवी पर तानों को नजरअंदाज करने की नसीहत दी। बता दें कि अर्नब ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इनकार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के मामले में अर्नब और 2 अन्य लोगों को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें राहत के लिए स्थानीय अदालत जाने को कहा था। दरअसल अलीबाग पुलिस अर्नब की पुलिस हिरासत चाहती है। इसकी मांग करते हुए अभियोजन पक्ष के विशेष सरकारी वकील पी घरात ने कहा कि अर्नब की गिरफ्तारी जरूरी थी क्योंकि अन्वय की आत्महत्या से पहले लिखे गए पत्र में उनका नाम था। यदि गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती तो मजिस्ट्रेट न्यायिक हिरासत में उनसे पूछताछ की अनुमति नहीं देते।
और हमें अगली खबर में आपको बता दें कि जनवरी से देश के 4 लाख गांवों में जाएगी वीएचपी से जुड़े साधुओं की टोलियां, राम मंदिर के लिए जुटाएंगी चंदा। जी हां, आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद वीएचपी 15 जनवरी से देश भर में जन जागरण अभियान शुरू करेगी और यह अभियान राम मंदिर से जुड़ा होगा। और इस अभियान के तहत वीएचपी से जुड़े साधुओं की टोलियां देश भर में 4 लाख गांवों में जाएंगी। टोलियां लोगों से मिलकर राम मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी देंगी, गांवों में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करेंगी। यह ऐलान कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट अवधेशानंद गिरी ने किया है। उनका कहना है कि वीएचपी इस मुहिम में सालों से लगी हुई है, इसलिए अब साधु संतों का एक जन जागरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये फैसला कल वीएचपी के मार्गदर्शक मंडली में लिया गया है। और मैं बता दें कि गुर्जर समाज और गहलोत सरकार के बीच समझौता, इन 5 मांगों पर बनी सहमति। जी हां, बात करें कि राजस्थान में चल रही गुर्जर आरक्षण आंदोलन 11वें दिन बुधवार को इसका समाधान निकल गया है। गुर्जर नेताओं और राजस्थान की गहलोत सरकार के बीच आखिरकार समझौता हो गया है और इसके साथ ही समझौता पत्र भी तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें, इस समझौते के तहत गुर्जर समाज ने 5 मांगों पर अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और गुर्जर नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की तैयारी में है। कुछ ही देर में गुर्जर नेता गेस्ट हाउस से रवाना होकर सीएम गहलोत से मिलने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि किन किन मांगों पर बनी है सहमति। पहला कि मारे गए 3 आंदोलनकारियों के परियोजनाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। दूसरा कि आंदोलन में गुर्जर आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने पर सहमति। तीसरा, एमबीसी आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को पत्र लिखेगी सरकार। और चौथा है देवनारायण योजना के क्रियान्वयन पर सहमति। पांचवा, एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष समस्त परिलाभ दिए जाएंगे। और वहीं अगला और लास्ट है कि 2013 से 2018 तक की बैकलॉग भर्ती सहमति के प्रयास होंगे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने लिखा पीएम मोदी को खत, दलाई लामा को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग। जी आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है। पीएम को लिखे अपने खत में शांता कुमार ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। अपने खत में शांता कुमार ने प्रधानमंत्री से 2 खास मांग की है, जिसमें धर्मगुरु दलाई लामा को भारत रत्न से सम्मानित करना और तिब्बत के विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना शामिल है। शांता कुमार का कहना है कि दलाई लामा विश्व में सबसे अधिक सम्मानित आध्यात्मिक नेता हैं। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का निशाना, कहा परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी पार्टियों को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सफलता को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र की जीत करार दिया और कहा कि 21वीं सदी के भारत के नागरिक बार बार अपना संदेश स्पष्ट कर रहे हैं कि अब सेवा का मौका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष्य के साथ ईमानदारी से काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी बिहार और देश के विभिन्न राज्यों के उपचुनावों में भाजपा को मिली विजय के उपलक्ष्य पर भाजपा मुख्यालय में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि बिहार नतीजे से उत्साहित, ओवैसी बोले, कहा सीए एनआरसी पर चुप थे कांग्रेस आरजेडी, नतीजा सामने। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित नेता असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर सीए और एनआरसी को लेकर चुप्पी का आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि नागरिकता कानून को लेकर आरजेडी और कांग्रेस नेता चुप्पी साध रखी थी और इसी का नतीजा चुनाव में सामने आया है। गौरतलब है कि मंगलवार को बिहार चुनाव के नतीजे पर सबकी आंखें टिकी थीं, कयासों का अंबार लगा था, लेकिन जब नतीजे आए तो चुनाव विश्लेषकों की भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। एनडीए ने अपना सिक्का जमाया तो आरजेडी ने भी पूरी टक्कर दी, लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर कमाल कर दिया।
और वहीं आपको बता दें कि जीत के बावजूद बड़ा झटका, नीतीश सरकार के 10 मंत्री हारे चुनाव। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद रोमांचक मुकाबले में मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राजग ने 125 सीटों पर जीत कर बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया। लेकिन चुनाव में बड़े उलटफेर में नीतीश सरकार के मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, सुरेश शर्मा, शैलेश कुमार, फिरोज अहमद, ब्रजकिशोर बिंद और जय कुमार सिंह सहित 10 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह हथुआ से चुनाव हार गए और राजद उम्मीदवार राजेश कुमार ने राम सेवक को करीब 30,000 मतों के अंतर से पराजित किया। जदयू नेता और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा को राजद उम्मीदवार सुदय यादव ने हराया है। और अब अगली खबर में आपको बता दें जिसमें संजय राउत बोले कि तेजस्वी सीएम भले ही ना बने हों लेकिन मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी काबिलियत और क्षमता का लोहा मनवाया है। सियासी गलियारों में तेजस्वी की लीडरशिप के चर्चे हैं और इसी क्रम में बुधवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शिवसेना नेता ने बिहार में अगली एनडीए सरकार की स्थिरता पर संदेह व्यक्त किया। बता दें कि बिहार चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को 125 सीटें मिली है जबकि विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। राज्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि रामायण की सीता की फिल्म में गाना गाएंगी रानू मंडल, वीडियो में मांगा पहले जैसा सम्मान। जी हां, बात कर रहे हैं कि एक वक्त पर इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी रानू मंडल अब एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी हैं। उन्होंने हिमेश रेशमिया की फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया था और वहीं अब उन्हें अपना दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। आपको बता दें रानू मंडल का दूसरा प्रोजेक्ट बेहद खास है। ये प्रोजेक्ट रामायण की सीता यानी एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया की आने वाली फिल्म सरोजनी है। इस फिल्म में रानू मंडल गाना गाती दिखाई देंगी जिसका ऐलान खुद दीपिका ने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर रानू मंडल का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो अपने फैन से पहले जैसा सम्मान मांगती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और मैं अगली खबर बता दें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है कि दिवाली पर सीएम योगी शुरू कर रहे मिशन रोजगार। मार्च 2020 तक 50 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। जी हां, बात करें उत्तर प्रदेश में नौकरी और सेवा योजन की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए योगी सरकार मिशन रोजगार की आगाज करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसी महीने नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक यूपी में 50 लाख युवाओं को सेवा योजित करने का लक्ष्य तय किया है। यह सेवा योजन मनरेगा के अलावा होगा। इसमें सरकारी विभागों, परिषद, निगमों में खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तो पूरी होगी ही, सरकारी प्रयासों से निजी क्षेत्र में अथवा स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार मिशन रोजगार की कार्य योजना तैयार है। दीपावली के बाद मुख्यमंत्री इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। बुधवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शासन स्तर के उच्च अधिकारियों के साथ मिशन रोजगार की कार्य योजनाओं पर विमर्श कर अंतिम रूप दिया। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों के माध्यम से एक समन्वित रूप से प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाने का अभियान चलाया जाए। और दोस्तों अगली खबर बता दें जो कि मध्य प्रदेश से है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बढ़ा नई पीढ़ी को कमान सौंपने का दबाव। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में नई पीढ़ी को कमान सौंपने का दबाव बढ़ा है। चुनाव परिणाम के अगले ही दिन बुधवार को परिवर्तन के स्वर सुनाई दिए। प्रदेश में पार्टी के कामकाज और तौर तरीकों पर भी सवाल उठे हैं। आपको बता दें पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता नरेंद्र नाहटा ने
स्पष्ट लहजे में कहा है कि कांग्रेस के पास ना तो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है और ना ही संगठन। पूर्व मंत्री मुकेश नायक का कहना है कि सभी मोर्चा संगठनों की पुनः संरचना कर पार्टी में नए चेहरे को आगे लाना होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में परिवर्तन की आवाज काफी समय से उठ रही थी, मगर हार के बाद ये तेज हो गई है कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जब पार्टी की सरकार बनी थी तब ना तो मैदानी नेताओं व कार्यकर्ताओं को सरकार में जगह दी गई और ना ही दायित्व। हालात इतने बुरे थे कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई तक नहीं होती थी। इसे लेकर विधायक दल की बैठकों में भी नाराजगी के स्वर उठते थे। उपचुनाव में भी सारे सूत्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के हाथ में थे। चुनाव अभियान समिति तक गठित नहीं की गई थी। इस सबसे मैदानी नेता व कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे थे। और वह अगली खबर में आपको बता दें कि निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण को कोई ताकत नहीं रोक सकती। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का हार स्वीकार नहीं करना शर्मिंदगी भरा है और यह राष्ट्रपति की विरासत को नुकसान पहुंचाएगा। बाइडेन ने चुनौती देते हुए कहा कि सत्ता हस्तांतरण को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है और उन्होंने विश्व नेताओं से बात करना शुरू कर दिया है। बता दें कि ट्रंप कैंपेन ने कांटे के मुकाबले वाले प्रांत में नतीजों को चुनौती देने के लिए कई मुकदमे दायर किए हैं। आपको बता दें कि डेलावेयर में बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि यह शर्मिंदगी भरा है, यह राष्ट्रपति की विरासत को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि 20 जनवरी शपथ ग्रहण समारोह का दिन तक सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि अमेरिकी लोग समझते हैं कि परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि वह ट्रंप को वोट देने वाले लोगों के नुकसान की भावना को समझते हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश देश को एकजुट करना चाहते थे। बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि वे समझते हैं कि हमें साथ आना होगा। मुझे लगता है कि वे एकजुट होने के लिए तैयार हैं और मेरा मानना है कि हम इस देश को इस कड़वी राजनीति से बाहर निकाल सकते हैं जिसे हमने पिछले 4-5 सालों में देखा है। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण से हालात गंभीर, कुछ राज्यों में हो सकती है बारिश। जी हां, बात करें कि देश के दक्षिणी हिस्सों में अभी भी बारिश होने की संभावना बनती दिख रही है। भारत मौसम विभाग IMD के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं स्काईमेट की एक रिपोर्ट के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। दूसरी ओर दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति असामान्य है और वायु प्रदूषण के गंभीर की श्रेणी से बाहर आने की निकट समय में कोई संभावना नहीं है। एक केंद्रीय पूर्वानुमान एजेंसी ने मंगलवार को यह बात कही। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली सफर के मुताबिक इस स्थिति के लिए 3 कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें माध्यमिक कणों का एकत्र होना, हवा की बेहद धीमी रफ्तार और पराली जलाने के संबंधी प्रदूषण शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।